बाबा जान, आप सियासत में कैसे आए? ये कोई शऊरी फैसला था या कोई ऐसा हादसा था जिसने आपको सियासत की तरफ धकेल दिया? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिलखुसूस हमारे अपने गांव में जो गांव के मसाइल थे, हमारे गांव में बिजली के मसाइल थे, इन इश्यूज़ पे हम बचपन से स्ट्रगल करते थे। बहुत छोटे थे, स्कूल में हमारे बड़े गांव के वहाँ एहतजाज के कॉल देते, हम जाते। इस तरह हम गांव के मसाइल से हमने ये काम शुरू किया। वहाँ पे जो एक सोर्स ड्राईपोर्ट था, वो मुकामी लोगों ने और चाइनीज़ एक कंपनी ने मिल के मुकामी ख़वातीन की उसमें शेयर थे, पैसे निकाल के वो सोर्स ड्राईपोर्ट को बनाया था। उस पर वहाँ का जो शाही ख़ानदान है, वहाँ के जो राजे हैं, उन्होंने उसको पर कब्ज़ा कर लिया। तो वहाँ मुकामी लोगों ने हमें अप्रोच किया। वो मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें हमने लीडिंग रोल अदा की, उसमें क़यादत की। फिर उसके बाद जो सनई अताबात हुआ, तो उसी से पहले भी हम ये माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम कर रहे थे। जो माहौलियाती तबाहियाँ अभी आ रही हैं, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में जा रही है, इस पर भी हम जदोजहद कर रहे थे। उसी असना 4 जनवरी 2010 को अताबाद का एक पहाड़ सिरक कर दरियाई हुंज़ा में गिर गया और दरियाई हुंज़ा का पूरा बहाव वहाँ से बंद हो गया, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसी साने के जो पहाड़ से रख गया, उस वक़्त 19 जाने नीचे जो ज़मींदार बैठे थे अपने घरों में, वो फौत हो गए। फिर जो पानी बढ़ता गया आगे, आइन आबाद, शिशकट, गलमित, हुसैनी तक, ये 28 किलोमीटर का कोई रकबा तक पूरे कई 4-5 गाँव उसने अपने लपेट में लिया। उसी दौरान उस वक्त की हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के मुतासरीन के साथ ये वादा करके हम आपको तमाम आपकी ज़मीनों का कंपनसेशन देंगे। अभी जो एक वहाँ पे सियाहती मुकाम बना है अताबाद झील का, उसके नीचे बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ हैं। लोगों की आबाई कब्रें हैं, वहाँ लोगों की इबादत गाहें हैं, वहाँ लोगों के रहायशी घर उस झील के अंदर हैं, उनकी ज़मीनें हैं। उसी जदोजहद के नतीजे में हुक्मरान हमसे खाइफ थे कि आप पूरे मुल्क के अंदर जाके यूथ को मोबिलाइज़ करके कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ये हमारे ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं आप? हम उनके ख़िलाफ़ नहीं कर रहे थे, वो लोगों के हक़ में कर रहे थे। और उसके बाद हुकूमत ने उनको 6-6 लाख रुपए इमदादी तौर पे रकूमात के चेक दिए, और वो चेक मुख्तलिफ अक़साद के थे, कुछ को 2 लाख, कुछ को लाख, इस तरह मिल रहे थे। 35 घरों को 1 रुपये भी नहीं मिला। उन्होंने एक दिन उन 35 अफराद ने 11 अगस्त 2011 को कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जब CM आ रहे थे, अलियाबाद में कराकुरुम कोऑपरेटिव बैंक के सामने कोई एहतजाजी धरना लगाया। सरकार की तरफ से दिया गया चेक उनका जाली निकला था, वो फेक था, बैंक के अंदर पैसे नहीं थे अकाउंट में। उस पर लोगों ने एहतजाज किया। तो उस एहतजाज पे लोगों को पैसे देने के बजाय, लोगों के मुतालिबात तस्लीम करने के बजाय, लोगों के ऊपर जाकर लाठी चार्ज किए गए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लोगों को आतिशीन असले से भून डाला। मुकामी पुलिस, एक DSP बाबर था, उसके साथ अब चंद एहलकारों ने, बाप बेटे शहीद हो गए, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। उसी एहतजाज के दौरान मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था। मैं एक और डिस्ट्रिक्ट है हमारा गुलमत नगर, उसमें रकबपोशी के मुकाम पे वहाँ एक अवामी इज्तिमा में मैं अमायदीन के साथ स्टेज पे बैठा हुआ था। उस जलाओ गिराव के इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला गया और मुझे तवील सज़ाएँ दी गई, 2 बार उम्र कैद की सज़ाएँ दी गई और मुझे जेल में डाला गया। आपने जैसा कि 10 साल जेल में गुजारे, इसी दौरान जो तरक्की पसंद तंजीमें हैं लेफ़्ट की, वो आपकी हिमायत में जो एहतजाज में भी नज़र आ रही थी। जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या तहरीक इंसाफ है, ये कहाँ पे खड़ी हुई थी? ये बदकिस्मती से जब हमारे ऊपर FIR हो गए, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, सईद मेहदी शाह, और हमारे हुंज़ा में पीपल पार्टी का वज़ीर बेग स्पीकर थे। उनका अमल दखल था हमें जेल में डालने में। उसी के बाद जब ये 2015 के इंतखाबात हुए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए, 8 जून 2015 को हम इलेक्शन में गए।
डायरेक्ट वफाक ने वहाँ वसी पैमाने पे धांधली की, उसके बावजूद हम दूसरे नंबर पर आए, क्योंकि हम जेल में थे। ऐसे मुकाबले का तस्वुर तो नहीं होता, एक को हथकड़ियों में डाल के दूसरों को आज़ाद छोड़ के, ऐसा कोई मुकाबला तो नहीं होता। इलेक्शन के लिए हर एक को बराबरी के मौक़े दिए जाते हैं। आप जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और अब जब आप रिहा हुए तो तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है। तो आपकी जो रिहाई है क्या किसी सियासी समझौते के नतीजे में हुई है? आपको शायद ये जो अक्टूबर के महीने में खुंजा के अंदर मर्द व ख़वातीन ने धरने दिए थे। उन धरनों में शुरू में पीपल पार्टी का रोल जब 2010 में और 2012 में और था, उसके बाद जब ये 2015 के बाद सूरत हाल बदल गई तो उस वक़्त बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया हमारे हक़ में। वहाँ के जो अमजद हुसैन एडवोकेट हैं पीपल पार्टी के सदर, उसने हमारे केस में भी पेश हुए, हमारे जलसों में भी आए, धरनों में भी आए। उसके बाद तमाम के तमाम पार्टियाँ उस धरने में गई जो वहाँ के मुतासरीन ने धरने लगाए थे। हमारी जो असीरों की फैमिलीज़ हैं उसमें तमाम पार्टियाँ शामिल हो गई, तमाम अवाम शामिल हो गए, और उस धरने के फेवर में जो हुंजा में धरना लगा गया, गिलगित बल्तिस्तान में धरने लगे गए, उसकी क़यादत, धरनों की क़यादत वहाँ के प्रोग्रेसिव लोग कर रहे थे। वहाँ पॉलिटिकली सियासी जदोजहद के नतीजे में बिठाया गया। वो धरना कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर हुआ और हमारी रहाई उस धरने के नतीजे में अमल में लाई गई। आप कहते हैं कि गिलगित की दाखिली खुद मुख्तियारी, तो इस दाखिली खुद मुख्तियारी से आपकी क्या मुराद है? गिलगित बल्तिस्तान 1947 से अब तक उसका सियासी जो आईनी सूरत हाल है बहुत ही पेचीदा एक सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है। वो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वहाँ के डोगरा राज जो था उसने अलहाक किया हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ 27 अक्टूबर 1947 को। अब गिलगित के लोगों ने 1 नवंबर 1947 को डोगरे से आज़ादी हासिल की। वो डोगरे से आज़ादी नहीं थी, हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल किया हमारे गिलगित के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। इस्लामाबाद से, यहाँ उस वक़्त कराची में दारुल खिलाफा था, यहाँ से कोई इमदाद उनको नहीं थी। अपने डंडों के ज़ोर पे, अपने ज़ोर बाजू पे इन्होंने आज़ाद करा के उस इलाके को पाकिस्तान के साथ अलहाक के लिए खुतूत लिखे। बदकिस्मती से यहाँ के हुक्मरानों ने उस अलहाक को तस्लीम करने के बजाय उसको साबिक सूरत हाल में स्टेटस को में रखा। इन्होंने वहाँ पे FCR का कानून कायम करके सरदार आलम नाम का एक पॉलिटिकल एजेंट, जिसको हम तहसीलदार कहेंगे, उसको भेजा कोई डकोटा जहाज़ में। उसने गिलगित के इंतज़ाम और इंसराम संभाले। जब गिलगित का सवाल अब ज़्यादा तेज़ी से उभरा सियासी तौर पे, वहाँ के लोगों ने हुकूक के मुतालिबात किए, बराबरी के, इस्लामाबाद के शहरी के, लाहौर के शहरी के, कराची के शहरी के बराबरी के हुकूक दिए जाए, हमें वहाँ के तमाम जो फैसिलिटीज़, जो कवानीन वहाँ के लोगों के लिए लागू हैं वही हमें दिए जाए। तो उसी दौरान एक मुआहिदा किया गया सरदार इब्राहिम और चौधरी गुलाम अब्बास। सरदार इब्राहिम आज़ाद कश्मीर असम्बली के सदर थे और चौधरी गुलाम अब्बास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी सदर थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नवाब मुश्ताक गुरमानी साहब वज़ीर बेमहकमत है। इन्होंने 28 अप्रैल 1949 को एक मुआहिदा किया। उसके तहत अर्जी इंतज़ाम और इंसराम मसले कश्मीर के हल तक कश्मीर हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है, लिहाजा आप इसको अपने इंतज़ाम में चलाएँ। तो इन्होंने उस वक्त के मुल्क के हुक्मरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में वो कागज़ जमा किए कि हम एक मुआहिदे के तहत वहाँ गए हैं जो कश्मीरी क़यादत ने हमें लिख के दिया है। अब उसका पूरा नुकसान जो हुआ, अब गिलगित के लोगों को न कश्मीर के बराबर कोई हुकूक दिए गए, न आज़ाद कश्मीर असम्बली में सीट दी गई, न इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में सीट दी गई, न सेनेट में सीट दी गई, न आपका NFC अवार्ड में सीट दिया गया। ये तो आईनी मसाइल हो गए। और अब तक 70 साल गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, एक वहाँ पे लॉ की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
ہم ببانگ دوحل کہیں گے کہ وہاں کے لوگ زیادہ تر لوگ پاکستان کا صوبے کے طلبگار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں صوبہ دیا جائے، لیکن وہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل تک داخلی خود مختاری دی جائے. وہاں کے تمام معاملات چلانے کے اختیار اسی اسمبلی کے پاس ہو. وہاں بجلی پیدا کرنا، سکول تعمیر کرنا، سڑک تعمیر کرنا، وہاں کے جتنے بھی انفراسٹرکچر سے لے کے تعلیم کا نظام ہے، اور وہاں پہ آئینی عدالتیں قائم ہوں، یہ وہاں کے سیاسی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اب نیا ایک بات چھڑ رہی ہے جس میں عبوری صوبے کا یہ ایک نئی قرارداد اس اسمبلی نے اس طرف بھیجا ہے. اس پہ بھی کوئی واضح نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کو کتنی قومی اسمبلی میں سیٹیں ہوں گی، کتنی سینٹ میں سیٹیں ہوں گی. اچھا NFC ایوارڈ میں کتنا % اس میں فیصد رکھا جائے گا، اس میں بجٹ میں کوئی واضح نہیں ہے. تو اس پہ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی عبوری صوبہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یا صوبہ بنے گا یا وہاں کی داخلی خود مختاری ہوگی. پاکستان چین اقتصادی جو راہداری ہے، پاکستان میں کئی صوبے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت بھی کر رہی ہیں اور بعض اس کی حمایتی بھی ہیں. یہ راہداری جو ہے اس کی ابتدا آپ کے علاقے سے ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ مقامی طور پر کتنا لوگوں کو فائدہ دے گی؟ جن کی زمینوں سے یہ سڑک تعمیر ہوئی ہے اب تک ان کو کمپنسیشن نہیں دیا گیا ہے. ہنزا سیکٹر اور نگر میں 60% کمپنسیشن دی گئی ہے اس سڑک کا. اب تک کمپنسیشن گلگت کے علاقوں میں بھی سڑک کی کمپنسیشن نہیں دی گئی ہے. جو راہداری بن رہی ہے اور راہداری کے نام پہ جتنے قرضے لائے گئے ہیں یا امداد لایا گیا ہے کوئی $50 ارب کے آس پاس، اس میں سے $1 روپیہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہے. لوگوں کے پاس جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پہاڑ سے یہ بہت ہی پرانے اور بہت ہی نایاب درخت کاٹ کے لائیں گے، جلائیں گے. ان کو متبادل دینے کے لیے بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا منصوبہ اب تک نہیں ہے. تو ہمارے لوگ اس میں برابری کے بنیاد پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو تیسرے فریق کے طور پر اس چائنا جو راہداری ہے اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کی ترقی میں وہاں سے جو پیسے لائے گئے ہیں ان پیسوں کا ایک حصہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے مختص کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عوامی ورکرز پارٹی وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں، گلگت کے انتخابات میں کیا آپ اس قدر تیار ہوں گے کہ اس میں حصہ لے سکیں؟ بالکل. اگر ہمیں مواقع دیے جائے، ہمیں بھی ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جائے، تو ہماری پارٹی بہترین پرفارم کرے گی. وہاں کئی اضلاع میں ہمارے ساتھ نوجوان ہیں، نوجوان الیکشن لڑیں گے اور اچھے نتائج ملیں گے. وہاں پہ آ کے وفاقی وزراء، پرائم منسٹر لوگوں کو اسکیمیں اعلان کر کے جو بھی حکومت ہو، اب 2009 میں پیپل پارٹی، 2015 میں مسلم لیگ نون، 2020 میں PTI کی حکومت آ گئی. ان سب پارٹیوں نے یہی کیا، وہاں کے لوگوں کو دبانا چاہا، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا، انتظامیہ کو اپنے جانب کیا، وہاں کی پولیس کو استعمال کیا، کر آ کے پھر آزاد امیدوار بھی آتے اپنے ساتھ ملا کے وہ حکومت کر رہے ہیں. اگر آزاد وہاں پہ مقامی طور پہ وہاں پہ لوگوں کو اپنے حق رائے دہی کا، آزادانہ استعمال کا پرامن انداز میں اجازت دینا، اور ساتھ ساتھ اس کا حل جو ہم تجویز کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے الیکشن کے ساتھ گلگت میں بھی الیکشن کرائے جائیں، تاکہ یہاں کا جو سرکاری وسائل ہے، سرکاری عہدے ہیں، وہ اپنے لیے لوگوں کو ذہنی طور پہ کرپٹ بنانے کے لیے، کوئی بنظیر کارڈ دینے کے لیے، کوئی احساس پروگرام کا کارڈ دینے کے لیے، کوئی صحت کارڈ دینے کے لیے، کوئی ترقیاتی سکیم ان کو الاؤ کر کے لوگوں کے اپنی طرف جھوٹے اعلانات کر کے متوجہ کرنے کے بجائے اس الیکشن کے ساتھ وہاں بھی الیکشن ہو، تو وہاں کا دودھ پانی کا پانی ہوگا.